दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सच में आपको हैरान कर देगी। सोचो, अमेरिका में 94 मिलियन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब खून में वो गाढ़ा पदार्थ, थोड़ा मुश्किल में है। कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा कैसे? क्योंकि ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है, लेकिन जब ये बंदा ज्यादा हो जाए तो दिल और रक्त वाहिकाओं के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। अब जरा इस पर ध्यान दो। ये जो हमारे खून में वसायुक्त जमाव होते हैं ना, वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और खून के बहाव को रोकने लगते हैं। इससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन रुको, हमारी खाने की आदतें भी इसमें बड़ा रोल अदा करती हैं। हम जो भी चीजें खाते हैं, अगर उनमें फैट ज्यादा हो तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता जाता है। तो आज के इस मस्ती भरे वीडियो में हम उन 10 खाने की चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमें थोड़ा सोच समझकर खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। और हाँ, खाने में कुछ बदलाव करने से पहले अपने डाइटिशियन या स्वास्थ्य सलाहकार से जरूर सलाह लेना। रेड मीट। अगर आप रेड मीट के शौकीन हैं, तो आपने खुद को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के खतरे में डाल दिया होगा। खासकर जब आप इसे बड़ी मात्रा में खाते हैं, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है। रेड मीट में मौजूद सैचुरेटेड फैट्स हमारे पेट और आंतों में पचते हैं। चूँकि इन फैट्स का ज्यादातर हिस्सा पानी में घुलनशील नहीं होता, इसलिए लिपोप्रोटीन अणु इन्हें खून में ले जाकर लीवर तक पहुंचाते हैं। ये अंग कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। जब बुरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है, तो ये धमनियों की दीवारों में जमा हो सकता है। समय के साथ ये प्लाक के निर्माण को ले आता है, एक मोटी कठोर जमाव जो धमनियों को संकरा कर सकती है, जिससे हृदयाघात और स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधित घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। एक व्यापक अध्ययन में, जिसमें लगभग 20,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, रेड मीट के सेवन के डिस्लिपिडेमिया पर प्रभाव का गहन अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि ज्यादा रेड मीट का सेवन और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के बढ़े जोखिम के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध है, जो लगभग 34% था। इसीलिए लोगों को अपनी सेहत में सुधार के लिए वे कितना रेड मीट खाते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। मक्खन की बात करें तो ये सैचुरेटेड फैट्स से भरपूर होता है, जिनके हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल स्तरों पर असर पड़ने की संभावना होती है। पौधों से प्राप्त तेलों में मिलने वाले असंतृप्त फैट्स के विपरीत सैचुरेटेड फैट्स खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने की ज्यादा संभावना रखते हैं। जब आप मक्खन खाते हैं, तो ऐसे फैट्स पचकर आपके रक्त प्रवाह में शामिल हो जाते हैं। शरीर में अवशोषित होने के बाद सैचुरेटेड फैट्स लीवर तक पहुँचते हैं, जहाँ वे कोलेस्ट्रॉल उत्पादन पर काफी प्रभाव डालते हैं। लीवर इन फैट्स का उपयोग करके और अधिक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल LDL उत्पन्न करता है, जिसे अक्सर खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। LDL कोलेस्ट्रॉल शरीर के विभिन्न हिस्सों में कोलेस्ट्रॉल पहुंचाने का काम करता है। हालांकि जब इसका स्तर खून में ऊंचा होता है, तो यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। एक अध्ययन में, जिसमें 27 स्वस्थ व्यक्तियों ने भाग लिया, उनके आदतन आहार के एक हिस्से को मक्खन या शुद्ध जैतून के तेल से बदलने के प्रभाव का विश्लेषण किया गया। यह अध्ययन, जिसमें एक आदतन आहार की 14 दिवसीय रन इन अवधि शामिल थी, मुख्य रूप से महिलाओं का था, जिनकी औसत आयु 40 वर्ष थी। परिणामों से पता चला कि मक्खन का सेवन जैतून के तेल की तुलना में कुल और LDL कोलेस्ट्रॉल स्तरों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। हालांकि यह आदतन आहार की तुलना में HDL कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। इसलिए हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया वाले लोगों को मक्खन का सेवन कम करना चाहिए, लेकिन सामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर वाले लोगों के लिए मध्यम सेवन स्वीकार्य हो सकता है। फ्राइड फूड्स। अगर आपको तला हुआ खाना बहुत पसंद है, तो हो सकता है कि आपको जल्दी ही अपने कोलेस्ट्रॉल का स्तर जांच लेना चाहिए। तलने में इस्तेमाल होने वाले उच्च तापमान फैट्स के ऑक्सीडेशन का कारण बन सकते हैं, जिससे हानिकारक यौगिक बनते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर और हृदय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह ऑक्सीडेशन प्रक्रिया न केवल फैट्स की रासायनिक संरचना को बदल देती है, बल्कि एल्डिहाइड्स और फ्री रेडिकल्स जैसे पदार्थ भी बनाती है, जो सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में योगदान देते हैं। इसके अलावा जब खाने को तला जाता है, तो वे इन बदले हुए फैट्स को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे अस्वास्थ्यकर सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स के समग्र सेवन में वृद्धि होती है। यह अवशोषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक फैट्स के सेवन को और बढ़ा देता है। लगभग 15,000 प्रतिभागियों के
एक बड़े प्रोस्पेक्टिव अध्ययन में तले हुए खाने के सेवन और हृदय विफलता के जोखिम के बीच संबंध की जांच की गई। जिन लोगों ने सप्ताह में 1 बार से अधिक बार तले हुए खाने का सेवन किया, उनमें हृदय विफलता विकसित होने का जोखिम अधिक था। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार जो लोग उन्हें सप्ताह में 1 से 3 बार खाते थे, उनके जोखिम में 24% की वृद्धि हुई। 4 से 6 बार प्रति सप्ताह खाने वाले व्यक्तियों के लिए यह जोखिम 28% तक बढ़ गया और उस पर से जोखिम लगभग 2 गुना से भी अधिक बढ़ गया, जो लगभग 103% की वृद्धि के बराबर है। प्रोसेस्ड मीट्स बस रेड मीट ही नहीं, बल्कि सॉसेज, बेकन और डेली मीट्स जैसे प्रोसेस्ड मीट भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं, मुख्य रूप से उनके सैचुरेटेड फैट्स की उच्च मात्रा के कारण और कुछ मामलों में ट्रांस फैट्स के कारण। फिर लिवर इन फैट्स को प्रोसेस करता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को बढ़ाता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट्स में अक्सर आहार कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर होता है, जो खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है। उच्च सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स के साथ साथ आहार कोलेस्ट्रॉल का संयोजन प्रोसेस्ड मीट्स को कोलेस्ट्रॉल के स्तर और हृदय स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रभावशाली बनाता है। नियमित रूप से प्रोसेस्ड मीट्स का सेवन करने से इसलिए उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अध्ययनों की एक समीक्षा दिखाती है कि प्रोसेस्ड मीट्स, जिनमें जोड़ा गया सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज का जोखिम अधिक दिखाते हैं। प्रति 50 ग्राम के सेवन पर 82% जोखिम वृद्धि के साथ अप्रोसेस्ड मीट्स की तुलना में। प्रोसेस्ड मीट्स में उच्च सोडियम सामग्री, जो अप्रोसेस्ड मीट्स की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक होती है, इस जोखिम अंतर के लिए बहुत कुछ जिम्मेदार है। इन मीट्स में हीम आयरन और आहार कोलेस्ट्रॉल जैसे कारक इन स्वास्थ्य जोखिमों में योगदान दे सकते हैं। ये निष्कर्ष सुझाव देते हैं कि प्रोसेस्ड रेड मीट का सेवन हृदय और चयापचय स्वास्थ्य के लिए आदर्श नहीं है। विशेष रूप से बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए प्रोसेस्ड मीट के सेवन को कम करने पर जोर दिया गया है। होल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स डेयरी उत्पादों का चक्कर कुछ ऐसा है जैसे वो हमेशा किसी न किसी के निशाने पर रहते हैं, खासकर जब बात आती है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते खतरे की। सोचो, वो पूरे फैट वाले दूध और दही जिन्हें हम कितना प्यार करते हैं, उनमें सैचुरेटेड फैट की भरमार होती है और ये सैचुरेटेड फैट्स तो जैसे सीधे हमारे खून में घुल मिल जाते हैं और फिर लिवर तक का सफर तय करते हैं। फिर क्या, लिवर भी ना खुश होकर इन फैट्स की मदद से और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पैदा करने लगता है। और हाँ, जैसे कोई मसाला कम पड़ रहा हो तो ये पूरे फैट वाले डेयरी उत्पाद आहार कोलेस्ट्रॉल भी लेकर आते हैं, जो और भी चढ़ा देते हैं कोलेस्ट्रॉल के खेल में। इसलिए ना, जब आप इन्हें खूब सारा खाते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन रुको, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। हर इंसान का शरीर इन चीजों का रिएक्शन अलग तरह से देता है। कुछ लोगों को तो जैसे कुछ होता ही नहीं। जैसे एक अध्ययन में देखा गया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले लोगों ने जब पूरे फैट वाले डेयरी उत्पाद खाए तो उनके उपवास, लिपिड प्रोफाइल या रक्तचाप पर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि डेयरी से परहेज करने वालों या कम फैट वाले डेयरी खाने वालों की तुलना में। तो भाई, अगर डेयरी फैट को अच्छी तरह से पूरे खाने के साथ मिलाकर खाया जाए तो ये दिल के जोखिमों पर वैसे बुरा असर नहीं डालता। एग योक सुना है ना आपने कि अंडे की जर्दी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है? हाँ जी, इसमें मौजूद आहार कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वाकई में थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर किसी के लिए अंडे की जर्दी का असर अलग अलग होता है। किसी के लिए तो बस थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ लोग, खासकर जो आहार कोलेस्ट्रॉल के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, उनके लिए अंडे की जर्दी बुरे कोलेस्ट्रॉल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल में काफी वृद्धि कर सकती है। और तो और, आहार कोलेस्ट्रॉल खाने के बाद की लिपिडिया भी बढ़ाता है और आहार में मौजूद सैचुरेटेड फैट के नुकसानदेह प्रभावों को और भी बढ़ा देता है। इसलिए इसे दिन में 200 मिलीग्राम से कम रखना चाहिए। एक बड़े अंडे की जर्दी में लगभग 275 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। जो प्रतिभागी निरीक्षण के दौरान मधुमेह बन गए, उनके लिए रोज एक अंडा खाने से उनके हृदय रोग का जोखिम सप्ताह में 1 से कम अंडा खाने की तुलना में 2 गुना हो गया। तो बस यार, अंडे की जर्दी के चक्कर में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर अगर आप उनमें से हैं जिन्हें आहार कोलेस्ट्रॉल से जल्दी फर्क पड़ता है। शेलफिश अंडे की जर्दी की तरह ही शेलफिश जैसे कि झींगा,
अंडा, लॉबस्टर और केकड़ा भी अपने अपेक्षाकृत उच्च आहार कोलेस्ट्रॉल सामग्री के कारण कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। जो लोग उच्च कोलेस्ट्रॉल के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवण होते हैं, उनके लिए शेलफिश का सेवन खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है। बढ़ी हुई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक चिंता का विषय है, क्योंकि यह हृदय रोग और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम में योगदान दे सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि शेलफिश में लाभकारी पोषक तत्व भी होते हैं और ये आम तौर पर सैचुरेटेड फैट में कम होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल स्तरों में एक कुंजी कारक है। इसलिए शेलफिश का कोलेस्ट्रॉल स्तरों पर प्रभाव पूरे आहार पैटर्न, खाए जाने वाली मात्रा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारकों पर निर्भर कर सकता है। एक अध्ययन में ज्यादातर शेलफिश में पाए जाने वाले गैर कोलेस्ट्रॉल समुद्री स्टेरॉल्स जैसे कि ऑनेस्टर और क्लैम्स के कोलेस्ट्रॉल अवशोषण पर प्रभाव की जांच की गई। हालांकि कुल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। ऑनेस्टर क्लैम डाइट के बाद HDL2 से HDL3 कोलेस्ट्रॉल का अनुपात अधिक था। यह अध्ययन सुझाव देता है कि ऑनेस्टर्स और क्लैम्स जैसी शेलफिश में समुद्री स्टेरॉल्स कोलेस्ट्रॉल अवशोषण को कम कर सकते हैं, जिससे आहार में संभावित लाभ मिलते हैं। इसलिए शेलफिश का संयमित रूप से सेवन करना अक्सर सलाह दी जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने कोलेस्ट्रॉल स्तरों को लेकर चिंतित हैं। फास्ट फूड की दुनिया में तो जैसे एक अलग ही खेल चल रहा है। ज्यादातर फास्ट फूड आइटम्स तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं जिनमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स की भरमार होती है, जैसे कि डीप फ्राइड आइटम्स, प्रोसेस्ड मीट्स और पूरे फैट वाले डेयरी उत्पाद। और तो और ये फास्ट फूड मील्स कैलोरी में इतने हाई होते हैं कि बस पूछो मत। ज्यादा कैलोरी का सेवन तो वजन बढ़ाने और मोटापे की ओर ले जाता है, जो कि उच्च कोलेस्ट्रॉल के लिए जोखिम कारक हैं। और सुनो, ये फास्ट फूड सोडियम और चीनी में भी खूब रिच होते हैं, जो हाइपरटेंशन और सूजन को बढ़ावा देते हैं, जिससे उच्च कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हृदय स्वास्थ्य समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। फास्ट फूड अक्सर फाइबर, विटामिन और मिनरल्स जैसे जरूरी पोषक तत्वों में कम होते हैं। फाइबर में कम आहार तो खासकर कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन के लिए चिंताजनक है, क्योंकि घुलनशील फाइबर खून में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करने में मदद करता है। एक अध्ययन में 200 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में से 3/4 से ज्यादा नियमित रूप से शवरमा खाते थे, जो एक प्रकार का मेडिटेरेनियन फास्ट फूड है, हफ्ते में कम से कम एक बार। इन स्टूडेंट्स में से लगभग 14% का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा हुआ था और लगभग 87% के सीरम कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़े हुए थे। अध्ययन ने पाया कि फास्ट फूड्स का बार बार सेवन और उच्च BMI उच्च कोलेस्ट्रॉल के मजबूत संकेतक थे। विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हफ्ते में 3 बार से अधिक शवरमा खाते थे, उनमें उच्च कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना 8 गुना अधिक थी और मोटे स्टूडेंट्स में इस जोखिम की संभावना सामान्य BMI वाले लोगों की तुलना में 14 गुना अधिक थी। इसके अलावा पुरुष स्टूडेंट्स में असामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर होने की संभावना महिलाओं की तुलना में 2 गुना अधिक थी। मार्जरीन का कोलेस्ट्रॉल स्तरों पर असर पड़ता है और ये असर ज्यादातर इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले फैट के प्रकार पर निर्भर करता है। पारंपरिक रूप से कई प्रकार के मार्जरीन को आंशिक रूप से हाइड्रोजनेटेड तेलों का उपयोग करके बनाया जाता था, जो ट्रांस फैट्स में उच्च होते हैं। ट्रांस फैट्स के खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए जाना जाता है, जो हृदय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ट्रांस फैट्स हृदय रोग के लिए एक जोखिम कारक, सूजन में योगदान देते हैं और रक्त वाहिकाओं की आंतरिक परत, जिसे एंडोथेलियल डिस्फंक्शन कहा जाता है, को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह नुकसान प्लाक के निर्माण को आसान बनाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस को बदतर बनाता है। बहुत सारे अध्ययनों के अनुसार पर्याप्त उच्च स्तरों पर आहारीय ट्रांस फैटी एसिड्स को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए पाया गया है। जब ट्रांस फैट्स किसी व्यक्ति की ऊर्जा का कम से कम 4% बनाते हैं, जो LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और व्यक्ति की ऊर्जा का 5 से 6% जो HDL कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, तुलना में जिन आहारों में ज्यादा ट्रांस फैट नहीं होता, इन प्रभावों को मापना आसान होता है। पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स
आंशिक हाइड्रोजनीकरण से पॉलीअनसैचुरेटेड तेलों के स्तर कम हो जाते हैं और साथ ही ट्रांस फैट्स भी बनते हैं जो हृदय रोग को बढ़ावा देते हैं। पाम तेल और सोयाबीन तेल खासकर उनके उच्च सैचुरेटेड फैट सामग्री के कारण मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ा सकते हैं। कई अध्ययनों के निष्कर्षों के अनुसार आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत सोयाबीन और पाम तेलों के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की एकाग्रताएं सोयाबीन की तुलना में काफी अधिक थीं, जो क्रमशः 12% और 1400% थीं, जबकि वनस्पति तेल कुछ पशु वसा की तुलना में सैचुरेटेड फैट्स में उतना उच्च नहीं होता। फिर भी इसमें काफी मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसलिए यह खासकर जब बड़ी मात्रा में या किसी के आहार का मुख्य हिस्सा के रूप में खाया जाता है तो कोलेस्ट्रॉल स्तरों में वृद्धि का योगदान कर सकता है। तो बस यार, थोड़ा संभल कर जब भी तेल की बात आए तो सोच समझकर चुनाव करना चाहिए, ताकि आपका दिल भी खुश रहे और सेहत भी। कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने के टिप्स, स्वाद और सेहत संतुलित आहार अपनाएं, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से बचें, फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं, मछली और नट्स से हृदय स्वस्थ फैट्स प्राप्त करें। चलो चलें, स्वस्थ रहें, नियमित व्यायाम करें, रोज 30 मिनट तेज चलना, साइकिलिंग या तैराकी करें। इससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल घटता है। वजन घटाएं, सेहत बढ़ाएं, स्वस्थ वजन बनाए रखें। धीरे धीरे और टिकाऊ वजन घटाने पर ध्यान दें। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम से वजन को काबू में रखें। नशा छोड़ें, जीवन संवारें, धूम्रपान छोड़ें और शराब का सेवन सीमित करें। इससे आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और समग्र हृदय स्वास्थ्य में सुधार होगा। तनाव को भगाएं, योग, ध्यान और मनोरंजन गतिविधियों से तनाव कम करें। इससे कोलेस्ट्रॉल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नियमित स्वास्थ्य जांच। नियमित जांच से अपने कोलेस्ट्रॉल स्तर पर नजर रखें और जरूरत के अनुसार जीवन शैली में बदलाव करें। याद रखें, आपकी सेहत आपके हाथ में है।